हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रमानंद अग्रवाल आपका अनअकैडमिक में स्वागत करता हूं। हम देख रहे थे द लिविंग वर्ल्ड, उसमें हमने अभी तक ओवरव्यू देखा है। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ लिविंग, लाइफ क्या है। इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जो आज हम पढ़ रहे हैं, हम बायोलॉजी के बारे में समझ रहे हैं। और बायोलॉजी क्या होता है? बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी इज स्टडी। द स्टडी ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी. Biology is the science of life forms and living processes. Biology is the story of life on earth. Biology is the story of evolution of living organism on earth. This is a different statement that is given. But if you have to define what is life, what is living, then you have to contrast it with, किसके साथ आप इसे contrast करेंगे कि what is non-living. तो लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, इस चीज़ों को समझना हमें ज़रूरी है। इसके लिए हमें एक सेट ऑफ क्राइटेरियाज करना पड़ेगा कि ये है तो लिविंग है, ये नहीं है तो नॉन लिविंग है। तो इसके लिए जो यूनिक फीचर्स क्या है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता है, अगर वो है तो हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। इसे हम डिफाइनिंग क्राइटेरिया कहते हैं। जो डिफाइन करेगा इससे, डिफाइनिंग क्राइटेरिया। अब यहाँ पे आप देखें तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट, दैट इज कॉन्शियसनेस, these are the various features that can be present. तो we have to see one by one कि क्या ये डिफाइनिंग क्राइटेरिया है, क्या इनसे हम कह सकते हैं अगर ये प्रेजेंट है तो वो ऑर्गेनिज्म, वो स्ट्रक्चर लिविंग है। तो ग्रोथ क्या है? इट इज इंक्रीज इन मास और ओवरऑल साइज ऑफ ए टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट। मतलब पूरे शरीर का ग्रोथ हो सकता है, एक पार्ट का ग्रोथ हो सकता है। आप जब छोटे थे तो आपका हाइट सोच लीजिए 3 फुट था, अभी आपका हाइट 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट। तो आप में क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। आपका वर्टिकल ग्रोथ था ये। आपका हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी हो सकता है, आपका साइज बढ़ सकता है, आपका वजन बढ़ सकता है। तो दिस इज ग्रोथ। अब ये प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए ग्रोथ अलग अलग प्रकार से रहेंगे। लाइक प्लांट में जो ग्रोथ होगा वो कंटिन्यूस सेल डिवीजन होता रहेगा एंड वो थ्रू आउट उसकी लाइफ रहेगा। लेकिन क्या एनिमल्स में ऐसा रहेगा स्पेसिफिकली? मैक्सिमम एनिमल्स में ग्रोथ एक एज तक दिखता है और एक एज के बाद वो ग्रोथ फेज रुक जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें आपके हाइट का ही, तो आपका हाइट जैसे आप 18, 19, 20 के अराउंड पहुंचते हो, आपका हाइट इंक्रीज करना बंद हो जाता है। तो दैट इज व्हाट इज अल्टीमेट, हमारा हाइट जो होना है वो तब तक फिक्स हो जाता है। तो ग्रोथ उसके बाद रुक जाएगा, लेकिन वो एक ग्रोथ रुकेगा। बाकी भी कई प्रकार के ग्रोथ रहते हैं जो कंटिन्यू करते हैं आगे। ऐसा नहीं है कि सब ग्रोथ आपका 20 ईयर्स में ही रुक जाता है। अब ग्रोथ किस टाइप्स के क्या होते हैं? ग्रोथ के एक इंट्रिंजिक ग्रोथ होता है, एक एक्सट्रिंजिक होता है। इंट्रिंजिक वर्ड को हम समझेंगे, इन इज इनसाइड, अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो ग्रोथ होता है, अंदर से जो ग्रोथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंजिक ग्रोथ। एक्सट्रिंजिक ग्रोथ जो बाहर से हमारे शरीर में जो ग्रोथ होगा उसे हम एक्सट्रिंजिक ग्रोथ कहते हैं। अब अगर आप देखें एग्जाम्पल कि एक माउंटेन है जहाँ पे ड्यू टू विंड वहाँ सोइल जाके जमा हो रहा है एंड उसका हाइट बढ़ते जाता है। तो अगर उसका हाइट बढ़ गया तो क्या उसमें भी ग्रोथ हो गया? अगर उसमें ग्रोथ हो गया तो क्या वो भी लिविंग हो गया? ये चीज़ हमें समझना जरूरी है कि इस टाइप के ग्रोथ को हम लिविंग नहीं कह सकते। उसीलिए ग्रोथ इज नॉट एन एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया फॉर लिविंग बीइंग। इसे हम एक क्राइटेरिया नहीं ले सकते। अगर हमें डिफाइन करना है, द ग्रोथ शुड बी इंट्रिंजिक। इन केस ऑफ लिविंग, अंदर से ग्रोथ जो होता है उसे हम खाली कंसीडर कर सकते हैं एज ए डिफाइनिंग क्राइटेरिया। रिप्रोडक्शन,
रीज अगेन टू प्रोड्यूस लाइक ओन, अपने जैसा दोबारा प्रोड्यूस करने को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of parents। अपने पेरेंट्स की तरह फीचर लेके जो पैदा होते हैं उसे हम प्रोजेनी कह रहे हैं। ये किस में मिलता है हमको? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन अगर आप इसे यूनिसेलुलर से कंपेयर करने की कोशिश करें तो यूनिसेलुलर में क्या होता है? वहाँ एक सेल है और वो डिवाइड होके अगर दो सेल बना देता है, तो क्या ये ग्रोथ है या ये रिप्रोडक्शन है? ये कौन सा वर्ड बेटर रहेगा ये क्लियर नहीं है, उसीलिए इसमें कंफ्यूजन रहता है। कोई भी ऐसा नॉन लिविंग थिंग नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो वो लिविंग नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में मूल्स, स्टेराइल वर्कर्स भी, इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स। अगर आप कोई कपल को जानते हैं जिनका कोई बच्चा नहीं है, तो क्या वो लिविंग नहीं है? ऐसा नहीं है। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट द सोल क्राइटेरिया फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू बी डिफाइंड एज लिविंग। ठीक, हमने ये चीज समझा। अब रिप्रोडक्शन के टाइप्स हम देखते हैं। अगेन इट इज ऑफ टू टाइप। वन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द सेकेंड वन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेटिक फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस, दिस थिंग्स आर नॉट इन्वॉल्व। ये नहीं होता है, गेमेटिक फ्यूजन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मियोसिस नहीं होता है। तो ये सब चीज कहाँ मिलता है हमको? गेमेटिक फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, मियोसिस, ये हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या है? एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, जो कहाँ मिलेगा आपको? एल्गी में एंड फंजाई में। बडिंग वैरायटी होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो किस में मिलता है? यीस्ट में एंड हाइड्रा में। फ्रेगमेंटेशन, टूटना, फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस में मिलता है? फिलामेंटस एल्गी में, फंजाई में एंड प्रोटेनेमा ऑफ मॉस प्लांट्स, तो इनमें मिलता है। ट्रू रीजेनरेशन, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। इसमें क्या होता है? फ्रेगमेंटेड मतलब टूटा हुआ ऑर्गेनिज्म रीजेनरेट द लॉस्ट पार्ट। इसमें ऐसा कुछ होगा, अगर आप इसे ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस में समझने की कोशिश करें तो सपोज अगर हाथ टूट कट के अलग हो गया है तो वहां हाथ फिर से ग्रो कर जाए, इसे हम बोलेंगे ट्रू रीजेनरेशन। या वो हाथ जो कटा है वो खुद एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए। ये किसमें मिलता है हमको? प्लेनेरिया में। अब हम देखें नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, यहां ये दो वर्ड्स के मिश्रण से ये वर्ड बना है। मेटा इज आफ्टर, बाद में, बोलिज्म इज बोलस, खाना। तो कोई चीज खाने के बाद अगर कोई बोलिज्म हो रहा है, कोई जो एक्टिविटीज होते हैं उसे हम मेटाबॉलिज्म कंसीडर कर सकते हैं। ये इसका वर्ड का मतलब है। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो केमिकल्स के बने हुए हैं, ये हमें आइडिया है इस चीज का। अब जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको मिला के हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म किस में मिलता है? सब में मिलता है। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, माइक्रोब्स, एवरीवन। बट इज इट ए डिफाइनिंग क्राइटेरिया? क्या इस मेटाबॉलिज्म अगर प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं वो लिविंग है? इसे समझने के लिए आपको ये एग्जांपल समझना पड़ेगा। अगर आपने एक पेट्री डिश, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कोई भी आपने ग्लाइकोजन लिया और उसे केमिकल के द्वारा उसे तोड़ा, तो यहां पे भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कहां पे हो रहा है? ये पेट्री डिश या तो टेस्ट ट्यूब में। तो क्या ये पेट्री डिश और टेस्ट ट्यूब लिविंग हो गया?
जी नहीं। मेटाबॉलिज्म होने का मतलब, केमिकल रिएक्शन अंदर होने का मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग हो गया। इसके लिए वहाँ पे सेल मीडियम होना जरूरी है, सेल के अंदर होना जरूरी है। तो ये भी एक डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं है। तो हमने देखा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ये डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं है। तो क्या है डिफाइनिंग क्राइटेरिया, हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर वर्ड सेल से आया। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हम पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज के बने हुए हैं, वो सेल्स के बने हुए हैं। अब सेल किस चीज का बना हुआ है, सेल के अंदर में हमने देखा कि वो कैसे एक कवरिंग रहेगा उसके चारों तरफ, उसके अंदर में साइटोप्लाज्म रहेंगे, ऑर्गेनल्स रहेंगे, गोल्गी एपरेटस है, लाइक न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर इनमें से एक ऑर्गेनल गायब हो जाए, नहीं है, एब्सेंट है, तो इसी चीज को, ये जो पूरा संरचना है एक सेल का, इसे इंटैक्ट होना जरूरी है। ये जिसमें इंटैक्ट है वो लिविंग है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ए डिफाइनिंग क्राइटेरिया। अगर एनीथिंग लेस देन द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, तो वो जीवित नहीं रह सकता। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कॉन्शियसनेस, व्हाट इज कॉन्शियसनेस? अगर आप देखें तो इट इज द एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। अगर हमें समझ में आता है हमारे आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है, हमारे नज़दीक में क्या हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली हम अगर रेस्पॉन्स देते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉन्शियसनेस। एंड कॉन्शियसनेस इज ए डिफाइनिंग क्राइटेरिया। जब तक वो जीवित नहीं होगा, अगर आप एक दीवार को गर्म कुछ टच करो तो क्या वो वहां से हट जाएगा? नहीं हटेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई टच हो तो आप वहां से हटोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉन्शियसनेस है। आप रेस्पॉन्ड करते हो, पार्टिकुलर कोई भी स्टिमुलाई होता है उसका आप रेस्पॉन्ड करते हो। अब ये रेस्पॉन्ड फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल स्टिमुलाई किसी के प्रकार भी हो सकता है। प्लांट भी रेस्पॉन्ड करते हैं किस फैक्टर्स को? लाइट को, वाटर, टेम्परेचर, ऑर्गेनिजम्स और अदर पोल्यूटेंट्स, इन सब के अगेंस्ट वो रेस्पॉन्ड करते हैं। कुछ रेस्पॉन्ड लाइक फ्लावर्स आना, ये भी एक फोटो रेस्पॉन्स है। सो सबका अपना एक कॉन्शियसनेस है, वो सराउंडिंग को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड करते हैं। बस ह्यूमन बीइंग में ऐसा कहा गया है कि इट इज ही इज ओनली रेस्पॉन्सिबल और अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेल्फ कॉन्शियसनेस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ कॉन्शियस खाली ह्यूमन बीइंग होते हैं ऐसा बोला गया है। तो अगर आपको ये समझ में आता है हमारा लेक्चर, आप लाइक करेंगे और इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट होगा आप कमेंट करके हमें बताएंगे। थैंक यू।